तो फिल्म की शुरुआत में हम एक सेक्लूडेड केबिन को देखते हैं और इस केबिन के सामने एक ब्लू कलर की कार लगी होती है। तभी उस केबिन की खिड़की से रॉनी नामक टीनेजर कांच तोड़ के बाहर आता है और वो भागना शुरू करता है। हम रॉनी के पीछे एक विच को देख पाते हैं और भागते हुए रॉनी अपने बैग से अनजाने में पिस्टल गिरा देता है। अब जंगल के अंदर जाने पर रॉनी को पता लगता है कि उसका पिस्टल गिर चुका है और यहाँ हम रॉनी के बैग में एक एनवेलप देख पाते हैं, साथ ही उसके पास कुछ सिल्वर बुलेट्स भी थे। तभी एकदम से ये विच रॉनी पे हमला कर देती है और अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं जिन्हें रॉनी सड़क पे बीचों बीच खड़ा मिलता है। यानी कि रॉनी विच के हमले से तो सरवाइव कर गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो एक जिंदा लाश है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि वो विच रॉनी की पार्ट सोल को सक कर ली है और यहीं पे फिल्म का इंट्रो आता है। इंट्रो के बाद कहानी 1997 में मार्थाज वाइनयार्ड से स्टार्ट होती है। हम उस ब्लू कार को इस टाउन में एंटर करते देखते हैं और इसके बाद सीन नोआ नामक बच्चे पे फोकस करती है जो कि अपने घर में टाइपराइटर पे कुछ लिख रहा था। यहाँ हम नोआ की मॉम एबी से भी मिल पाते हैं और इनके घर में एक पेइंग गेस्ट समर स्पेंड करने आई थी जिनका नाम है मिसेस होवर्सन। मिसेस होवर्सन यहाँ साइकिल से आई थी और वो अपनी कार को कहीं और रखी थी। कमिंग बैक टू नोआ, हम समझ पाते हैं कि जो वो टाइपराइटर पे लिख रहा था वो काइंड ऑफ एडिटोरियल था फॉर द न्यूज़पेपर, ऑल्दो वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज जैसी बातें लिखा था। ऐसे में एक न्यूज़पेपर के एडिटर नोआ से क्लियरली कहते हैं कि वो ये सब बोगस चीजें नहीं छाप सकते। मोरओवर ये टाउन समर में टूरिस्ट्स वगैरह अट्रैक्ट करता है जो कि दूर से यहाँ चिल करने आते हैं, तो वो लोग रिलैक्सिंग लाइट हार्टेड कंटेंट ही पढ़ना चाहेंगे। नोआ और एडिटर की बातों से हम ये भी समझ पाते हैं कि नोआ के पिता भी एक जर्नलिस्ट थे, लेकिन कई सालों से उनका कोई पता नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो अब इस दुनिया में नहीं है। आगे हम नोआ के फ्रेंड से भी मिलते हैं जिनका नाम है बेन, यूजीन एंड सैमी। एक दिन बेसबॉल गेम के बाद नोआ और उसके फ्रेंड्स घर जा रहे होते हैं जब रास्ते में उन्हें एक घर दिखता है। चारों दोस्त उस घर को देखते हुए बातें करने लगते हैं और हमें पता चलता है कि उस घर में एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसने अपनी पूरी फैमिली को मारकर उनकी बॉडीज को अपने ही गार्डन में दफनाया हुआ है। अब दोस्तों ये सिर्फ रूमर्स थी, मतलब इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन नोआ इस बात को सच मानता है और इसे प्रूव भी करना चाहता है ताकि उसकी स्टोरी फ्रंट पेज पे पब्लिश हो सके। इसलिए दोस्तों के ना चाहते हुए भी नोआ उनके साथ उस बूढ़े आदमी के प्रॉपर्टी में घुस जाता है। इनफैक्ट वहां जाके वो छानबीन शुरू करता है, लेकिन तभी वो आदमी इन्हें देख लेता है और ऐसे में चारों बच्चे चिल्लाते हुए भागते हैं। इस भाग दौड़ में नोआ का बैग उस बूढ़े आदमी के प्रॉपर्टी पे ही छूट जाता है। खैर उस रात नोआ का बेस्ट फ्रेंड बेन उसके घर उससे मिलने आता है और इनकी बातों से हम समझ पाते हैं कि बेन अपनी गर्लफ्रेंड एली के साथ आज रात जंपिंग ब्रिज के पास स्विम करने जा रहा था। यहाँ बेन नोआ को एक बेसबॉल कैप गिफ्ट करता है, साथ ही बेसबॉल गेम की टिकट भी देता है। तो आगे हम बेन और एली को स्विमिंग करते देखते हैं कि तभी वहां वो पहले सीन वाली विच आ जाती है और वो बेन को पानी के अंदर खींच लेती है। अब एली तो तैर के भाग निकलती है, लेकिन बेन नहीं बच पाता, यानी कि विच बेन के सोल को काइंड ऑफ सक कर लेती है। तो अगले दिन जब नोआ बेन के घर जाता है तो वहां उसे पुलिस दिखती है और पता करने पे नोआ पाता है कि बेन वैसे तो पिछली रात सही सलामत घर वापस आ गया था, लेकिन अब वो भी जिंदा लाश की तरह है। मतलब बेन ना कुछ ढंग से बोलता है ना किसी की बात सुनता है, जस्ट लाइक रॉनी। ये सब देखकर नोआ एली से मिलने जाता है और एली नोआ को पिछली रात की सारी बात बताती है, जिसे सुन नोआ वाज सरप्राइज्ड। नोआ तुरंत जंपिंग ब्रिज वाली लोकेशन पे जाता है और वहां उसे एक ब्लैक कलर का कपड़ा मिलता है। इस जगह पे नोआ को मिसेस होवर्सन दिखती हैं, जो कि नोआ को देखकर वेव करती हैं और नोआ भी वेव बैक करता है। इसके बाद नोआ उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसके घर पे नोआ का बैग छूट गया था। क्यों? क्योंकि वो आदमी नोआ के बैग को उसके घर पे वापस लौटा दिया था, इसीलिए नोआ उस आदमी को थैंक यू कहता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम जीन है और वो एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है। जी हाँ दोस्तों, बच्चे फालतू में अफवाह फैलाए थे कि जीन के यार्ड में मृत शरीर हैं वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। नोआ यहाँ जीन को अपने दोस्त बेन वाली घटना बताता है एंड ही रिक्वेस्ट्स जीन कि वो इस केस को सॉल्व करे। नो ऑफ कोर्स जीन को यकीन नहीं होता कि बेन पे कोई विच हमला करी है, इसलिए जीन मदद करने से मना करता है। अब उस रात नोआ मिसेस होवर्सन के डोर पे जब खाना लेके जाता है तो वो मिसेस होवर्सन को लैटिन में चैंटिंग्स करते सुनता है। ऐसे में नोआ को शक होने लगता है कि कहीं मिसेस होवर्सन ही तो वो विच नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जीन टीवी में बेन वाली न्यूज देखता है एंड ही फाइनली डिसाइड्स कि वो नोआ की मदद करेगा। तो अगले दिन जीन नोआ से मिलता है और दोनों बेन को चेक करने जाते हैं। जीन को बेन के शरीर पे कोई चोट या खरोच का निशान नहीं दिखता और ऐसे में जीन को लगता है कि मे बी ये बच्चे ऐसे ही विच वगैरह की कहानी बना रहे हैं। इसके बाद नोआ जीन को
सैमी और यूजीन से भी मिलवाता है और हम समझ पाते हैं कि भले जीन को विच वाली बात पे भरोसा नहीं है, लेकिन उसे ऐसा जरूर लगता है कि मे बी शहर में कोई किडनैपर है जो बच्चों को उठा रहा है। यहाँ जीन की अपने बच्चे को लेके भी एक ट्रैजिक बैक स्टोरी है जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगी। खैर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फ्रैंक नामक बंदे पे फोकस करती है जो कि कैंपिंग आया हुआ था। वहाँ एक खूबसूरत लड़की फ्रैंक को अपनी ओर अट्रैक्ट करके वुड्स में ल्योर करती है और हम समझ पाते हैं कि वो खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि विच है और फ्रैंक उसका अगला शिकार है। वैसे इस जंगल में कई जगह माइंस भी लगी हुई थी और जब ये विच फ्रैंक के सोल को लेती है तो वहाँ हम एक माइन भी ब्लास्ट होते देखते हैं। तो अगले दिन न्यूज में फ्रैंक की स्टोरी चल रही थी जहाँ फ्रैंक भी बेन की तरह नंब हो चुका था। ये देखने के बाद नोआ और जीन उस जगह पे जाते हैं जहाँ कल रात ब्लास्ट हुआ था। वहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और नोआ को वहाँ फिर से एक ब्लैक पीस ऑफ क्लॉथ मिलता है। इतना ही नहीं, नोआ को वहाँ एक टूटी हुई ब्रूम भी दिखाई देती है और ये सब देखकर नोआ और जीन दोनों कन्विंस हो जाते हैं कि इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये काम किसी विच का ही है। इसके बाद नोआ, उसके दोस्त और जीन मिल के विच को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। यहाँ जीन सबको बताता है कि ट्रेडिशनली विचेस यंग रहने के लिए बच्चों को खाया करती थी। इसके अलावा वो हमेशा ब्लैक क्लोथ्स पहनती थी और ब्रूम्स पे उड़ती थी। बट ये विच बच्चों को खाने की जगह सिर्फ उनके सोल को खाती है, इसीलिए ये बच्चे जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। सो इट्स पॉसिबल कि ये सोल सकिंग वाली जो टेक्निक है ना, ये विच का कोई नया टेक्निक इजाद किया हुआ है और इसका पहला शिकार हुआ था रॉनी। क्योंकि बच्चों को अगर आप बार बार गायब करेंगे तो आप नोटिस हो जाएंगे, लेकिन अगर बच्चे सिर्फ नंब हो जाए तो पेरेंट्स को लगेगा कि बच्चे के अंदर ही कोई बीमारी है। खैर उस रात नोआ मिसेस हॉवर्सन के कमरे में जाता है और वहां नोआ को सिमिलर ब्लैक कपड़े दिखते हैं। इतना ही नहीं, मिसेस हॉवर्सन के कमरे में बच्चों की ड्राइंग्स एंड नेम्स भी थे, जिससे नोआ को अब लगने लगा था कि मिसेस हॉवर्सन ही विच है। ऐसे में अगले दिन जब मिसेस हॉवर्सन अपनी साइकिल से कहीं जाने लगती हैं, तब नोआ अपने फ्रेंड्स के साथ उनको फॉलो करता है। वो एक ऑडिटोरियम के बैक स्टेज में पहुंचती हैं और नोआ भी उन्हें फॉलो करते हुए इस जगह पे आता है। वहां वो देखता है कि मिसेस हॉवर्सन किसी बच्चे को चेज कर रही थी। ये देख नोआ उन्हें नीचे गिरा देता है और सारे दोस्त मिलकर उन पर होली वाटर छिड़कने लगते हैं, लेकिन मिस हॉवर्सन पे इसका कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में उनसे पूछती हैं कि आखिर ये सब क्या है और बच्चे उन्हें बताते हैं कि कैसे उन्हें लगता है कि मिसेस हॉवर्सन एक विच है। इस पे वो कहती हैं कि एक्चुअली वो किड्स फिक्शन की ऑथर हैं और यहाँ वो अपना बुक प्रमोट करने आई थी। उस रात को वो लैटिन में प्रेयर्स कर रही थी और किड्स की ड्राइंग इसलिए क्योंकि वो रेफरेंसेस ले रही थी फॉर हर इलस्ट्रेशंस। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट पे बच्चों को रियलाइज होता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है एंड मिसेस हॉवर्सन कोई विच नहीं है। फिर क्या था, मिसेस हॉवर्सन गुस्से में पीजी छोड़ देती हैं, जिससे नोआ की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती है। नोआ भी अपसेट होकर जीन के घर जाता है और यहाँ इनकी बातों से हम जीन का ट्रैजिक पास्ट जान पाते हैं। तो आज से कई साल पहले जब जीन का बच्चा सिर्फ 5 साल का था, तब जीन उसे लेकर एक ट्रिप पे गया था। रास्ते में जीन की गाड़ी का टायर फट गया और जब वो टायर को चेंज कर रहा था तो एक आदमी बाइक से आया और उसके बच्चे को किडनैप करके ले गया। इस बात को 30 साल से ऊपर हो चुके हैं और जीन को उसका बच्चा आज तक नहीं मिल पाया। इनफैक्ट इस घटना के कारण जीन की पत्नी भी उससे दूर चली गई। शायद यही वजह है कि आज जीन इन बच्चों की मदद कर रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अपने बच्चे को मिस करता है। खैर तो उसके बाद जीन नोआ को अपना रिसर्च बोर्ड दिखाता है और उसे बताता है कि उसने नोटिस किया है कि यहाँ कई सालों से बच्चे गायब हो रहे हैं। वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें इस विच को ट्रैक करना होगा, बट उससे पहले उन्हें टाउन के लोगों को आगाह करना होगा। और ऐसे में नोआ और जीन उसी एडिटर से मदद मांगने जाते हैं। उनका प्लान था कि अगर न्यूज़पेपर में एक नोटिस पब्लिश की जाए तो लोग अवेयर हो जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो विच अपने ब्लू कार में टाउन में घूम रही होती है और वो एक बच्ची के सोल को कंज्यूम करके निकल लेती है। कमिंग बैक टू नोआ एंड जीन, वेल दोनों एडिटर से मिलने जाते हैं और वहाँ एक इंस्पेक्टर भी रहते हैं। नोआ एडिटर को सारी बातें बताता है, लेकिन एडिटर ये न्यूज छापने से मना कर देता है। इंस्पेक्टर और एडिटर दोनों ही नोआ की बातों का यकीन नहीं करते। तभी जीन सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनसे कह देता है कि नोआ एक बच्चा है और ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है। बट स्टिल क्योंकि शहर के बच्चों को एनी हाउ खतरा है फ्रॉम क्रिमिनल्स, इसलिए उन्हें ये नोटिस छापनी चाहिए। अब नोआ जीन की बातें सुनकर गुस्से में वहां से निकल जाता है और बाहर उसे अपने दोस्त यूजीन और सैमी मिलते हैं। नोआ अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या वो उसका साथ देंगे, जिस पे दोनों मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें नोआ से दूर रहने बोले हैं। मोरओवर नोआ एक राइटर या फिर जर्नलिस्ट बनने से ऑब्सेस्ड है और सिर्फ इसीलिए वो एक फेक स्टोरी को बिल्ड कर रहा है।
ये सब होने के बाद नोआ काफी हर्ट हो चुका था एंड देन वो बीच पे जाता है जहां वो अपने सारे रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स को फाड़ के फेंक देता है। अगले दिन नोआ बेसबॉल कोर्ट में जाता है और देखता है कि बेन अब पहले जैसा बेसबॉल नहीं खेल रहा। वो एक भी शॉट नहीं मार पा रहा था और फील्ड में बिल्कुल नंब खड़ा था। अब उस शाम जब यूजीन अपने घर लौट रहा होता है तो विच अपने ब्लू कार में उसे फॉलो करती है। यूजीन डर के वहां से भागता है और कुछ टाइम बाद नोआ को यूजीन की साइकिल गिरी दिखती है। उसे शक होता है कि शायद यूजीन को भी विच उठा ले गई है। नोआ फौरन फुटप्रिंट्स को फॉलो करके जंगल में जाता है जहां यूजीन उसे डरे हुए हालत में लेकिन सही सलामत मिलता है। तभी इन दोनों के सामने ब्लैक हुड पहने एक विच आती है और वो नोआ को कन्फ्रंट करती है सेइंग कि वो विच के काम में बहुत ज्यादा टांग अड़ाने लग गया है। दोनों बच्चे डर के वहां से भाग जाते हैं और रोड तक पहुंचते ही यूजीन नोआ को गिरा देता है और कहता है कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। यूजीन नोआ को छोड़कर वहां से चला जाता है और यहाँ नोआ एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है। मतलब ये छोटी सी ही बात थी बट स्टिल उसके जूतों में रेड एल्गी चिपका हुआ था जो कि उस एरिया में पाया जाता होगा जहां ये लोग अभी विच से बच के आए हैं। खैर नोआ घर जाने लगता है और विच एक बार फिर उसका पीछा करने लगती है। ऐसे में नोआ भागकर जीन के घर जाता है और उसे सब कुछ बताता है। यहाँ जीन नोआ से रेस्टोरेंट वाली बात के लिए सॉरी कहता है। इनफैक्ट वो नोआ को अपनी पूरी रिसर्च दिखाता है। जीन बताता है कि उसे एक बच्चे को पता चला है जो मिसिंग था बट फिर वो वापस मिल गया। उसकी हालत भी बिल्कुल बेन जैसी ही थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉनी था जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। जीन कहता है कि वो रॉनी से मिलने उसके घर जाएगा जो कि दूसरे टाउन में है। इसके बाद नोआ जब अपने घर आता है तो उसकी माँ उसके पापा की कुछ चीजें उसे दिखाती है। वो नोआ को दिलासा देती है कि नोआ भी अपने पापा की तरह एक बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट बनेगा और यहाँ हम दोनों को एक इमोशनल मोमेंट शेयर करते हुए देखते हैं। इस सीन में ये भी क्लैरिफाई हो जाता है कि नोआ के पिता कहीं बाहर ड्यूटी करते वक्त अपनी जान गंवाए थे। खैर उस रात विच जीन पे अटैक करती है। जीन के घर की टीवी अचानक से खुल जाती है और वहाँ एक वीडियो चलने लगता है जिसमें जीन का बेटा उससे कहता है कि आखिर जीन ने उसकी जान क्यों नहीं बचाई। ये देखकर जीन बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद वो विच नोआ के घर जाती है और वहाँ उसे डराती है। वो पहले उसके रूम के सारे लाइट्स ऑफ कर देती है और फिर उसकी टाइपराइटर में एक पोएम लिखती है। पोएम इस बारे में होता है कि कैसे वो बच्चों के सोल को खाती है और अब नोआ की बारी है। तो अगले दिन जीन रॉनी के घर जाता है और रॉनी भी बिल्कुल नंब था और किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जीन उसके कमरे में कुछ प्रूफ या कोई लीड ढूंढने लगते हैं कि तभी उन्हें रॉनी का बैग मिलता है। ये वही बैग था जिसे लेकर वो मूवी के स्टार्ट में भाग रहा होता है। उस बैग में उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें काफी रिसर्च मटेरियल होता है जो रॉनी कलेक्ट किया था। इसमें वो सिल्वर बुलेट्स भी होती हैं। इन सारी चीजों को देखकर जीन समझ जाता है कि रॉनी को पता चल चुका था कि विच कौन है और वो वहां उसे मारने गया था, लेकिन विच ने उसे पकड़ लिया और उसकी सोल को खा ली। एनीवेज अब जीन वापस घर जा रहा होता है तभी उसे एक बात क्लिक करती है। रॉनी के रिसर्च में काफी सारे पिक्चर्स थे जो कि विक्टिम्स के थे। वो उन सारे पिक्चर्स को देखता है और नोटिस करता है कि जितने भी बच्चे विच के विक्टिम्स बने थे वो सभी अपने अपने शहर के बेसबॉल टीम में थे और उन सभी टीम का अंपायर सेम था। जी हाँ दोस्तों, विच कोई और नहीं बल्कि अंपायर ही था। दूसरी तरफ नोआ अपने बेसबॉल मैच में बैटिंग करने आता है और नोटिस करता है कि अंपायर के शूज पर भी वही रेड एल्गी चिपका हुआ था जो कि उसके शूज पे था। इसके बाद वो अंपायर के हाथ में बर्न मार्क्स भी देखता है। दिस क्लियरली प्रूव्स कि ये बर्न उस दिन माइंड ब्लास्ट से हुआ होगा और एल्गी उस एरिया में जाने से अंपायर को लगा, यानी कि ये विच अंपायर का रूप लेके बच्चों के पास रहती है और फिर उन्हें अपना शिकार बना लेती है। तो गेम के बाद नोआ यूजीन और सैमी को अंपायर के घर चलने के लिए मनाता है और ये तीनों वहां पहुंचते हैं। वहां उन्हें कई बच्चों की बिलोंगिंग्स मिलती है जैसे कि उनके आईडी कार्ड्स, बैग्स वगैरह वगैरह, और सैमी ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वहां अंपायर आ जाता है और उन पे अटैक कर देता है जिससे सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन बच्चों की आंखें खुलती है तो वो रियलाइज करते हैं कि अंपायर ने उन्हें बांध दिया है। तभी अंपायर वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि वो उन्हें मारना नहीं चाहता था। वो यानी विच बच्चों को खाने से बोर हो गई थी और तभी वो ये न्यू मेथड ढूंढी, लेकिन क्योंकि ये तीनों अपनी चॉइस से यहाँ आए हैं तो अब वो उनका सूप बना के पिएगी। यहाँ अंपायर अपने विच फॉर्म में आती है और नोआ को घसीट कर वहां से ले जाने लगती है। यूजीन और सैमी खुद को वहां रखे एक लाइटर की हेल्प से छुड़ा लेते हैं और नोआ को बचाने के लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि इस लाइटर की वजह से चारों तरफ आग लगने लगती है जिससे ये विच डिस्ट्रैक्ट होती है। बच्चे भी विच से लड़ने लग गए थे। स्टिल ये विच बच्चों पे भारी पड़ती है, लेकिन इससे पहले विच बच्चों को मारती जीन यहाँ पहुंच के विच पे गोली चलाता है। वो विच को एक सिल्वर बुलेट से शूट करता है, वही बुलेट्स जो उसे रॉनी के पास मिले थे। अब देखा जाए तो ये बुलेट एक्चुअली में विच को अफेक्ट करते हैं। इनफैक्ट हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से एक ग्लोइंग थ्रेड
थ्रेड जैसा कुछ निकलता है जिसे वो वापस अपने अंदर कंज्यूम कर लेती है। ये देखकर जीन समझ जाता है कि ये ग्लोइंग थ्रेड और कुछ नहीं बल्कि उन बच्चों की सोल्स है जिनके सोल्स को विच ने कंज्यूम किया था। यानी कि अगर ये लोग सारी सिल्वर बुलेट्स विच को मार देंगे तो शायद नंब बच्चों को उनकी सोल्स वापस मिल जाए और वो नॉर्मल हो जाएंगे। बस फिर क्या था, नोआ और जीन विच से लड़ने के लिए बढ़ते हैं। यहाँ इनके बीच काफी हाथापाई होती है जिसके एंड में विच नोआ को पकड़ लेती है। वो नोआ के सोल को कंज्यूम करने लगती है कि तभी जीन विच को काफी गोली मारता है। ऐसा करते ही उस विच के अंदर से सारे सोल्स बाहर आ जाते हैं और विच पूरी तरह से खत्म हो जाती है। हम देख पाते हैं कि वो विच काइंड ऑफ भस्म हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारे सोल्स वापस बच्चों में चली जाती हैं और वो सारे बच्चे वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। यहाँ नोआ और जीन देखते हैं कि घर में लगे आग के कारण सारे सबूत और कैमरास पूरी तरह से जल चुके थे। यानी कि ये लोग प्रूव नहीं कर पाएंगे कि इतने महीनों से क्या चल रहा था, मतलब विच वाली पूरी कहानी। लेकिन वो एटलीस्ट इस लड़ाई को जीत जरूर चुके हैं। वैसे प्रूफ्स खत्म होने के कारण नोआ अब विच पे आर्टिकल नहीं लिख सकता क्योंकि एज यूजुअल लोग इसकी बात नहीं मानते। इसलिए इंस्टेड वो जीन के बारे में लिखता है कि कैसे जीन अपनी कंट्री के लिए सर्व किया था और कैसे उसके अराउंड जो रूमर्स है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। एडिटर को ये स्टोरी बहुत पसंद आती है और वो इसे पब्लिश करने के लिए मान जाता है। हम इस स्टोरी को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे देखते हैं जिसके बाद नोआ जीन से मिलने जाता है। यहाँ जीन अपनी बीवी से मिलने जा रहा था जिससे वो कई सालों से नहीं मिला था, लेकिन अब उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेन को भी उसकी सोल वापस मिल चुकी है और अब वो पहले जैसा मस्त बेसबॉल खेलने लगा है। लास्ट सीन में हम जीन को ड्राइव करते हुए देखते हैं और समझ जाते हैं कि वो अपनी वाइफ से मिलने जा रहा है।